ये कहानी फ्यूचर की दुनिया को दिखाने से होती है, जहां हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का माहौल अब तबाह हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेड़ पौधों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके इन्हें बदलने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि इन्होंने पौधे के डीएनए को तो बदल दिया, लेकिन वो इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए कि वो इंसानों की जान के दुश्मन बन गए। इन्होंने इंसानों को पकड़कर शिकार बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि ज़मीन अब रहने लायक नहीं रही और ये खतरनाक वायरस हर तरफ फैल गया। ज़ाहिर है ऐसे हालात में सर्वाइव करना, जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी है, जिसकी वजह से इंसानों ने भी खुद को दो हिस्सों में बांट लिया है। जैसे कि अमीर पैसे वाले लोग आम लोगों से अलग एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जिसे ये लोग सेटडल कहते हैं। सेटडल कॉलोनी का माहौल बाहर की दुनिया की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो रहने लायक है। वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ की ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही सिटडल के लोगों ने अपने बीजों को ऐसे बदल दिया है कि वो कुछ भी उगा सकते हैं, मगर सिटडल के लोग बाहर के लोगों को बीज तभी दिया करते हैं जब इन्हें इनके खून या ऑर्गन की ज़रूरत होती है। बीजों को पाने के लिए बाहर के लोगों को अपना खून और ऑर्गन सिटडल वालों को देना पड़ता था। सिटडल वालों ने भी इन बीजों को इस तरह से लॉक करके रखा है कि बाहर के लोगों को सिर्फ एक तरह की ही फसल मिल सकती है। हम समझ पाते हैं कि ऐसे हालात में बाहर के लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर वेस्पर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने डैड के साथ बाहर की दुनिया में रहती है। इसके डैड भी पहले सिटाडेल में ही काम किया करते थे, लेकिन जब वो बीमार हो गए तो सिटाडेल वालों ने इन्हें बाहर निकाल दिया और बस मदद के लिए इन्हें डाउन रोबोट दे दिया। इस डाउन रोबोट में वेस्पर की डेड के दिमाग का कुछ हिस्सा डाला गया है और इनका बाकी सारा हिस्सा बस बेड पर लाश की तरह पड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि वेस्पर एक काफ़ी ज़हीन और बहादुर लड़की है। वो अच्छी से जानती है कि ऐसे हालात में कैसे सरवाइव करना है। इसने अपनी छोटी सी लैब भी बनाई हुई है, जहाँ वो पेड़ अपने हिसाब से पेड़ पौधों के जीन्स को बदलते रहती है और इन पर एक्सपेरिमेंट करती है। साथ ही वो अपने डेड को जिंदा रखने के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए इनका इलाज कर रही है। इसके लिए इसे मशीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि तभी तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता है और इसीलिए इसके फादर अभी तक जिंदा है। अब एक दिन जब वेस्पर अपने घर आती है तो वो देखती है उसकी डेड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बैटरी किसी ने चुरा ली है। इसीलिए वेस्पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे ना चाहते हुए भी अपने अंकल से मदद लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही बुरा इंसान है, और वो इसके पास चली जाती है। असल में इसका एक अंकल एक फर्नीचर को चलाता है, यानी जहाँ पर बेघर बच्चों को रखा जाता है। वो बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि वो इनके खून और ऑर्गन के बदले वो सिटाडेल वालों से लेन-देन करता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुज़ार सके। जब वेस्पर वहाँ पर पहुँचती है तो वो लोग देखती है कि ये लोग एक जग को मार रहे हैं। सिटाडेल वालों बनाए हुए ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, जिन्हें वो अपने रोजमर्रा के काम करवाने के लिए बनाया करते थे। और अपने अंकल के पास जाकर बताती है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, तो जिसके लिए वो अपना खून देने को भी तैयार हो जाती है। अब इसका अंकल खून तो ले लेता है, लेकिन बैटरी देने के लिए इसे 2 दिन बाद आने का टाइम देता है। वेस्पर कहती है कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा होंगे, तब तक मेरे डैड जिंदा कैसे रहेंगे। जब अंकल नहीं सुनता तो वो ज़बरदस्ती बैटरी चुरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर बेचारी ऐसा कर नहीं पाती और अंकल इसे पकड़ लेता है। फिर वेस्पर को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब थोड़ी देर बाद वेस्पर फिर चुपके से अंदर घुस जाती है और इसे ऐसा करते हुए एक बच्चा देख भी लेता है, पर वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब सबसे पहले वेस्पर यहाँ से बैटरी चुराती है, जिसके बाद वो ढेर सारी बीजें भी यहाँ से ले लेती है, जो उसके अंकल ने सिटाडेल वालों से ही लिया था। जिसके बाद वो सीधा अपने घर आती है। फिर एक दिन वो देखती है कि सिटाडेल प्लेन उड़कर बाहर आ रहा है, लेकिन वो कुछ दूर फासले पर जाकर ही क्रैक हो जाता है। इसीलिए वेस्पर फौरन इस तरफ भाग जाती है, जहाँ इसे इनके पास जख्मी हालत में पड़ी एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम कैबलिना था। वो बेहोशी की हालत में थी। वेस्पर उसे उठाकर अपने घर पर लेकर आती है और इसका इलाज करती है। दूसरे दिन जब कैबलिना की आँख खुलती है, वेस्पर को बताती है कि मेरे साथ मेरे डैड भी यहाँ पर आए थे, तुम जाकर उनको ढूंढो, क्योंकि हम सिटाडेल से ही आए हैं और मैं तुम्हें
और तुम्हारे डैड को भी सिटाडेल में लेकर जा सकती हूँ, जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार सके। ये सुनते ही वेस्पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कैबलिना के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर उसका अंकल पहुँच जाता है। कैबलिना के डैड को देखकर समझ जाता है कि ये सिटाडेल से आया है, इसीलिए वो इन्हें जान से मार देता है। वेस्पर उन्हें ऐसा करने से रोकती भी है, लेकिन वो वेस्पर को धक्का देकर वहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद वेस्पर फैसला करती है कि वो कैबलिना को इसके डैड की मौत के बारे में कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए घर आकर कैबलिना से वो झूठ बोल देती है कि मैंने तुम्हारे डैड को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले, इसलिए कल मैं इन्हें फिर से ढूंढने जाऊंगी। कैबलिना यहाँ पर उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर वेस्पर बताती है कि मेरी मॉम को एक काफ़ी खतरनाक वायरस लग गया था। अब इस वायरस का कोई इलाज नहीं बन पाया था अब तक, इसीलिए वो इन्हें छोड़कर बाकी ग्रुप के पास चली गई है, ताकि वो वायरस हमें भी ना लग जाए, क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी वायरस से इन्फेक्टेड है। इस बागी ग्रुप का नाम पिलग्रिम्स होता है। पिलग्रिम्स के लोग अपने एक अलग दुनिया बसा कर रखते हैं और उन्हें बाकी किसी भी कोई चीज से कोई मतलब नहीं होता, और वो हर चीज यहाँ तक कबाड़ भी जमा करके रखते हैं। अब टाइम के साथ साथ वेस्पर और कैबलिना के बीच काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। वेस्पर उसे अपने वो लैब भी दिखाती है, जहाँ इसने जेनेटिक बदलाव किए हुए पौधे उगा रखे थे, जो अब काफी ज्यादा बड़े हो गए थे। इसके बाद वेस्पर फैसला करती है कि वो कैबलिना को इसकी डैड की मौत के बारे में बता देना चाहिए, इसीलिए वो कैबलिना को इनकी लाश के पास लेकर जाती है, जिन्हें मरा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। वेस्पर उसे बड़ी मुश्किल से संभालती है, लेकिन तभी वो कैबलिना के गर्दन पर बना हुआ एक अजीब सा निशान देखती है। वो कैबलिना से पूछती है तो कैबलिना उसे बताती है कि असल में वो एक इंसान नहीं, बल्कि सिटाडेल वालों की तरफ से बनाया गया एक जग है, और जिस आदमी ने उसे बनाया था वो उसे अपना फादर कहा करती थी। अब क्योंकि कैबलिना बाकी रोबोट्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होशियार और एक्टिव जग थी, इसीलिए इसके अंदर इंसानों जैसे जज्बात और इमोशन भी थे, इसीलिए सिटाडेल वाले इसे मारना चाहते थे। और इसको बचाने के लिए ही कैबलिना के डैड इसे प्लेन के जरिए सिटाडेल से भाग रही थी, लेकिन बीच रास्ते में इनका प्लेन क्रैक हो गया, इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए। कैबलिना वेस्पर से कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को सिटाडेल लेकर जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, हम वहाँ से भाग कर आए हैं, तो वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर वेस्पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे कैबलिना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं, बेटा तुम्हें कैबलिना को माफ़ कर देना चाहिए। अपनी डैड की बात को मानते हुए वो कैबलिना को माफ़ कर देती है और वापस उसे अपने घर लेकर आती है। अब ये बात को मानते हुए वो कैबलिना को माफ़ कर देती है और वापस उसे अपने घर लेकर आती है। अब यहाँ पर वेस्पर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि कैबलिना सिटाडेल से आई है तो ज़रूर इसके खून के अंदर बीजों को अनलॉक करने का फार्मूला होगा। वो ऐसा कर भी देखती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा मायूस और परेशान हो जाती है। इसे परेशान देखकर कैबलिना एक म्यूजिक बजाती है और इस म्यूजिक को बजाते ही लैब में रखे हुए सारे अपने आप ही अनलॉक हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये था, इस म्यूजिक की धुन में ही बीजों को अनलॉक करने का कोड था। ये देखकर वेस्पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब इन बीजों की मदद से वो जितनी चाहे उतनी फसल उगा सकती है, जिससे वो लोग भी ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं और अब उन्हें सिटाडेल जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दिन वेस्पर जब घर पर नहीं होती तब इसका अंकल यहाँ पर आ जाता है और वो कैबलिना को यहाँ पर देखता है तो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर जब इसकी नज़र कैबलिना के गर्दन पर बने हुए निशान पर पड़ती है तो इसे ये जानने में देर नहीं लगती कि कैबलिना कोई लड़की नहीं बल्कि एक जग है, इसीलिए इसे पकड़कर उसे साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर वेस्पर आ जाती है और ये दोनों मिलकर अंकल पर हमला करके उसे अपने काबू कर लेती है और उसे बंदी बना लेते हैं। कैबलिना अपने अंकल को मारती नहीं है, बल्कि वो इसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर तुमने सिटाडेल के लोगों को कैबलिना के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें इन बीजों को अनलॉक करने का फार्मूला बता दूंगी, जिससे तुम और तुम्हारे फेंचर के बच्चे कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। अब पहले तो इसके अंकल शर्त मान जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा इनाम पाने के
लालच आ गई थी, इसीलिए वो अपने घर वापस आकर सेटल वालों से राब्ता करता है उन्हें, और इन्हें कैबलिना और बीजे के अनलॉक होने के बारे में बता देता है। इसीलिए रात को सिटाडेल के 3 रेंजर्स अंकल के घर आ जाते हैं और सबसे पहले उसे जान से मार देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि बीजो के अनलॉक होने के बारे में किसी को भी पता चले। बाद वो लोग वेस्पर के घर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वेस्पर को पता चल जाता है कि रेंजर्स आ चुके हैं। इस पर कैबलिना डिसाइड करती है कि वो खुद को बस उन लोगों के हवाले कर देंगी, जिसकी वजह से वो लोग वेस्पर को छोड़ देंगे। लेकिन वेस्पर के डैड कहते हैं कि वो लोग वैसे ही वेस्पर को जान से मार देंगे, क्योंकि इसके पास बीजो को अनलॉक होने का कोड आ गया है और सिटाडेल वाले ये नहीं चाहते कि किसी के भी पास बीजो को अनलॉक होने का कोड आए। इसलिए तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, ताकि जब यहाँ पर रेंजर्स आए तो तुम दोनों को ना पाकर वो भी यहाँ से चले जाए। इसके बाद वो दोनों ऐसा ही करती है और वेस्पर वहाँ से बीजे लेकर भाग जाती है। इसके बाद जैसे ही वहाँ पर रेंजर आते हैं, उसके डैड अपने डाउन रोबोट के अंदर बम के सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। पर वेस्पर के डैड के साथ रेंजर्स भी मारे जाते हैं। ये सब कुछ ये दोनों दूर खड़ी होकर देख रही थी। वेस्पर अपनी डैड की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है, लेकिन तभी कैबलिना उसे अच्छी तरह से संभाल लेती है। कुछ रेंजर्स थे जो कि वहाँ से बच गए थे और इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसकी वजह से इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब ये लोग जहरीले पौधों के बीच में आ गई थी। कैबलिना को इन जहरीले पौधों के बारे में पता था, इसीलिए वो 2 रेंजर्स को यहाँ फंसाकर मार देती है, जिसके बाद इन्हें 2 और रेंजर्स की आवाज़ आती है। यानी कि इसका मतलब ये कैबिन बन जाती है कि वो रेंजर्स इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो खुद को रेंजर्स के हवाले कर देंगी, ताकि वेस्पर यहाँ से बीजू के साथ आसानी से यहाँ से निकल सके। लेकिन उसे ऐसा करने से रोक रही थी। इन कैबलिना ने तो अब फैसला कर लिया था यहाँ से जाने का, इसीलिए वेस्पर के सर पर हाथ रखती है, जिसकी वजह से वेस्पर गहरी नींद में चली जाती है। और जब सुबह वेस्पर की आँख खुलती है, कोई भी नहीं होता, जिसका मतलब ये था कि कैबलिना रेंजर्स के साथ वापस जा चुकी है। अब वो अपने घर के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर भी सब कुछ तबाह व बर्बाद हो चुका था। वो अपने घर की जमीन में कुछ बीज गाड़ देती है ताकि वहाँ फसल उग सके। तभी इसके पास उसके अंकल के फंचर के बच्चे आ जाते हैं। वो इन बच्चे को लेकर लिरियम्स यानी बागी ग्रुप के पास चली जाती है, ताकि इन्हें कोई मदद मिल सके। जहाँ पर वो देखती है कि इन लोगों ने कबाड़ इकट्ठा करके एक काफ़ी बड़ी टावर जैसी बिल्डिंग बना ली है, जिसके ऊपर वेस्पर चढ़ जाती है और इसके बिल्कुल ऊपर आ जाती है। और इसके पास जो बीज थी वो इन्हें हवा में फेंक कर चारों तरफ फैला देती है, जिसका मतलब ये था कि आने वाले वक्त में यहाँ चारों तरफ अच्छी फसलें उग जाएंगी। इसका मतलब